ओके सो बेसिकली विंटर्स फार्मूला से हम एवेलुएट करते हैं अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर्ली कॉम्पनसेट करता है प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को और नॉट। ये फार्मूला होता है, इससे फिर जो रेंज आती है वी कंपेयर विद द नॉर्मल PCO2 एंड फिर वो आगे बताएंगे रेंजेस का कि इफ इट्स हाई क्या होता है, इफ इट्स लो क्या। अच्छा रेंजेस अगर तो मेजर्ड और एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर सेम है, दोनों एक्सपेक्टेड और मेजर्ड रेंज में है तो मतलब सही कंपनसेट हो गया। अगर वो मेजर्ड ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड कम है तो साथ में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी होगा, और अगर मेजर्ड कम है और एक्सपेक्टेड ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Just going the तीन मिनट फॉर्मूला में से बताया एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1.5 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट प्लस 8 तो आप करते हो प्लस माइनस 2 करते हो रेंज फाइंड करने के लिए। अब रेंज पे भी और ये होता है विंटर्स फॉर्मूला से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉम्पनसेशन चेक करते हो आपके वो आप एसिडोसिस और में इसमें एडिशन सिर्फ ये हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे होता है और ये डिग्री ऑफ कॉम्पनसेशन शो करता है अगर ये इक्वल हो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर वो एक्चुअल बाइकार्बोनेट है सॉरी PCO2 की वैल्यू इक्वल हो तो हम कहते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है। इन केस द एक्सपेक्टेड PCO2 इज the bicarbonate is greater जो एक्चुअल बाइकार्बोनेट है पेशेंट का PCO2 सॉरी ग्रेटर एक्सपेक्टेड से तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रही है विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इफ द पेशेंट्स PCO2 is less the actual PCO2 than the expected PCO2 then we say there is a respiratory alkalosis along with primary metabolic acidosis। आप ये इसलिए कहते हो ना क्योंकि जब ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे एसिडिक होता है, जब वो आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो दैट मींस आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली एसिडिक है, एसिडोसिस हो गया। अगर आपके एक्सपेक्टेड से कम है तो अल्कलोसिस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में कम है। इसके एग्जांपल्स तो देख लीजिएगा। COPD एग्जांपल ये कि अगर मेजर जो है एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ COPD और बिकॉज ऑफ एनी ओपियोइड ओवरडोज एटसेट्रा और अगर मेजर PCO2 कम है एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ सेप्सिस एटसेट्रा। अब दुआ के ग्रुप लिए भी क्लैपिंग की उनकी गलती नहीं थी। किडनी और लंग्स, ठीक है ना। अच्छा अगर आपके लंग्स की वजह से क्या हो सकता है, क्या एसिडोसिस हो सकता है लंग्स की वजह से? कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि अगर कोई हाइपरवेंटिलेट कर रहा है उसको होगा नहीं होगा, अगर कोई हाइपोवेंटिलेट कर रहा है उसको होगा। कौन हाइपोवेंटिलेट करेगा? जिसको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा तो उसकी कंपनसेशन कौन करेगा? किडनी। और अगर मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है एसिडोसिस है तो उसकी कौन करता है? लंग्स। लेकिन अल्कलोसिस की रिटेन नहीं रहती, तो शॉर्ट टर्म तो हो जाती है लेकिन वो ये नहीं है कि लंच करते रहेंगे, वो आप बताऊंगी कि वो कैसे ओवरराइड। अब डेल्टा रेट ओवर अच्छा सबसे पहले तो बिकॉज़ वी डूइंग एसिड बेस इम्बैलेंस तो आप लोगों को पहले तो 5 प्रॉपर स्टेप्स बताने चाहिए। एक आप सबसे पहले pH देखते हो acidosis या alkalosis determine करने के लिए। The second thing that you do is see if it's metabolic or respiratory, which you do via looking at carbon dioxide concentration and bicarbonate concentration. The third thing that you do is looking for spectrum concentration देखते हो। Fourth thing, if you have metabolic acidosis, fourth thing that you have to do in these steps is calculate the anion gap, which will be, and the fourth thing after calculating, so the fifth thing after calculating the anion gap, what you do is calculate delta ratio के through आपको पता होगा आप लोग कि ये high है या ये normal है या ये दोनों है या इस metabolic alkalosis भी जो लीनियर था कि अगर मेटाबॉलिक हो तो हम एनाइन गैप कैलकुलेट करते हैं। वैसे होता है कि हम कैटाइंस सम ऑफ कैटाइंस माइनस सम ऑफ एनाइंस करते हैं और कैटाइंस में हम Na ले लेते हैं और जो एनाइंस होते हैं उसमें क्लोराइड होता है और बाइकार्ब्स होते हैं और पोटेशियम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत माइनर है।
12 जो होती है वो नॉर्मल होती है और 8 to 16 जो होती है वो उसकी रेंज होती है। मतलब मैं ये करनी बात और डेल्टा रेशियो का जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर जो डेल्टा रेशियो है विच इज लेस देन 1 तो हमारे पास हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अगर 1 to 2 के बीच में रेशियो आ रही है दैट मींस इट्स हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर greater than 2 है दैट मींस इट्स हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस फॉर मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस। प्लस मेटाबॉलिक, ठीक है। एक में क्या है एग्मा, एक में एग्मा प्लस एग्मा और एक में एग्मा प्लस मेटाबॉलिक। एक्सीलेंट, इनके सबसे ज्यादा बॉडी तो उसको प्योरली हेल्पा दी है या फिर साथ हमारे पास एक्स्ट्रा एसिड बेस डिसऑर्डर्स भी हैं। और मैम इसमें ये बताना था कि लाइक रेंज भी मैंने सही बताई है, वो जो मैंने बताया था वही था। नॉर्मल रेंज भी होती है कि अगर हमारे पास नॉर्मल 0.4 होगी या उससे लेस होगी तो नॉर्मल होगा एनायन गैप, और अगर वो 0.4 से लेकर 0.8 तक होगा तो वो होगा हमारे पास मिक्स, इट कैन बी हेगमा और नैगमा। और अगर वो 0.8 से लेकर 2 तक होगा तो वो प्योरली हाई होगा, और अगर वो 2 से ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास उसमें मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस भी होगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होंगे और नैगमा भी। मैम वही डेल्टा रेशियो वाला फॉर्मूला था, उसकी रेंज 0.8 to 2.3। अच्छा ठीक है। अब आप लोग मुझे ये जो हैजमा का obviously हम सारे like salicylate toxicity, methanol toxicity, which metabolic alcoholism, which is vomiting, क्योंकि उसमें loss of chloride ions होता है, and साथ में जो metabolic acidosis causes है वो ऐड करेंगे, and बीच में जो 3.12 है high gap metabolic acidosis, उसमें था कि renal tubular disorders और डायरिया, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड। अच्छा, आपको इसकी किसी को इसकी असली बायोकेमिकल बेसिस बता सकते हैं? ये तो एक अभी आपने बहुत मुश्किल से याद की है ना, ऑर्गेनिक मतलब रोट लर्निंग अभी आप लोगों ने की है। ये मुश्किल है कि आप कभी कहते हो 1, कभी कहते हो लेस देन 1, खास करके जिन 3 सर की अटेंडेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है? रीम आप बता। मतलब इसके पीछे साइंस क्या है डेल्टा रेशियो? आप ये देखो कि मतलब ना हम इस तरह से बना लें, ये क्या है 4 4 4, कितने हो गए? 16। किसी को इसमें कोई शक है? अच्छा, मतलब ये इधर हो गया 16 मिली इक्विवेलेंट हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर जो है हम कर लेते हैं बाइकार्ब, है ना? बाइकार्ब आपके कितने हैं? क्या आप बोल रहे थे? वैल्यू 24 है। ये कितने हो गए? ये हो गए 20, ये हो गए 24, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप देखो कि जब भी एक एनोइन आता है तो उसके साथ क्या होता है? एक मसलन हमने कहा है ना एग्मा, एग्मा हम किसको कहते हैं? एग्मा, इसको हम मतलब एनोइन गैप भी कहते हैं या हाई एनोइन गैप, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, जब भी एक एनोइन आता है ना, एक एनोइन, ठीक है, एक, तो कौन एक उसको आके बफर करता है? ठीक है,
बफर कर ली उसको बाइकार्ब और उसको एक बेस ने आके या एक बाइकार्ब ने बफर किया। तो अब इधर से 16 मिली इक्विवेलेंट तो लगे हैं ना आपके पास। अच्छा, अब मसलन ये आपका नॉर्मल एनोइन गैप था ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि मसलन अब ये ना 4 काले आ गए हैं। ये 4 काले कौन आए हैं? अफान, 4 काले कौन आए? ये 4 एनोइन आए हैं। मतलब ये मसलन ये 4 में भी ये कीटो एसिड है, में भी ये लैक्टेट है, मतलब ये में भी कोई फॉर्मेट है, मतलब कोई भी 4 एनोइन आ गए हैं। तो अब इनको अटैक कौन करेगा? ये मैंने बनाए थे कि ये आपका 24 आपने बनाया हुआ था कि ये हमारा बाइकार्ब है मिलीन। ठीक है, तो अब इन 4 से जंग करने, ये इससे जंग करेगा, ये इससे करेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। 4 एनोइन आए और 4 बाइकार्ब गए। अब जरा वो जो फॉर्मूला था, हाँ जी, कौन बताएगा फॉर्मूला क्या था हमारा डेल्टा रेशो का? पेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप। अच्छा, नीचे क्या था? नॉर्मल बाइकार्ब माइनस पेयर्ड बाइकार्ब। पेयर्ड एनोइन गैप क्या था? ये तो था ना हमारा 16 और ऊपर 4 काले आए थे, वो इसमें ऐड हुए थे? ऐड हुए थे कि नहीं हुए थे? तो फिर ये टोटल कितना हो गया था? 20। अच्छा, तो अब अगर हम इधर लिखें 20 माइनस नॉर्मल कितना है? 16। अच्छा, अब इधर हम करते हैं नॉर्मल बाइकार्ब कितना हमने लिया है? 24 माइनस मेयर्ड आपका कितना है? अब ये 4 तो गए ना, 4 गए हैं ना, किसी को लगता हो नहीं गए। तो अब आप करो कि ये इसमें क्या था? माइनस मेयर्ड बाइकार्ब कितना है? 20। अब आप इसको माइनस करो, 20 में से 16 माइनस करें 4। अच्छा, और इसको आप करें 24 में से 20। अच्छा, तो डेल्टा रेशो ना बेसिकली आपको बताती है कि जितना एनोइन चेंज होगा, एनोइन गैप, उतना ही बाइकार्ब कंज्यूम होगा। मतलब मसलन इधर आपने देखा है कि 4 मिली इक्विवेलेंट्स अगर एनोइन्स आए हैं तो 4 मिली इक्विवेलेंट्स ही बाइकार्ब उनको बफर करने चला गया है। तो मतलब एनोइन जो हैं वो 4 इंक्रीज हुए हैं तो बाइकार्ब 4 डिक्रीज हुआ है। तो आपका जो डेल्टा रेशो का फॉर्मूला क्या था कि मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप। ठीक है, तो आपका मेयर्ड कितना हुआ था? पहले आपका नॉर्मल 16 था, उसमें 4 और आ गए थे, तो आपका मेयर्ड 20 था। तो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। और फिर क्या था? नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब। तो नॉर्मल बाइकार्ब आपका 24 था, लेकिन मेयर्ड आपका 20 हो गया क्योंकि 4 उसको उधर न्यूट्रलाइज करने चले गए थे। ठीक है, तो अब आपकी दोनों जो ये आगे जो इक्वेशन है, इसमें आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्या वैल्यू आ गई है? 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आपको समझ आई है कि जो डेल्टा रेशो अगर 1 है तो इसका मतलब है कि एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एग्मा है। ठीक है।
अगर किडनी डैमेज है ना तो प्रोटॉन्स को वो नॉर्मली क्या करती थी, सिक्रीट करती थी, लेकिन अब जो है वो प्रोटॉन सिक्रीट नहीं करेगी तो वो ब्लड में बिल्डअप होंगे। ठीक है, अब ये एनायन गैप तो नहीं इंक्रीज करेंगे लेकिन प्रोटॉन्स तो आ गए ना, ये आपके ब्लड में आके उद्गम मचा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये उद्गम मचा रहे हैं तो क्या बाइकार्ब आएगा इसको न्यूट्रलाइज करने? आएगा। अच्छा, मसलन हम कहते हैं कि चलो इधर हम इनको 4 मिली इक्विवेलेंट ही इनको भी कर दें, 4 मिली इक्विवेलेंट कर दिए। अब इधर से कितने बाइकार्ब आएंगे? ये आया इसको मारने, ये इसको और ये इसको, तो ये चाहे 4 बाइकार्ब गए। अच्छा, क्या एनायन गैप आपका चेंज हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन 4 बाइकार्ब फोर्थ हो गए, लड़ाई में मारे गए, बस गए, उनकी रूह उड़ गई। ठीक है, अब आप जरा इसी में इसको डालो कि मेयर्ड एनायन गैप कितना है? 20, नॉर्मल कितना है? 16, ये नहीं चेंज हुआ। इधर क्या था कि नॉर्मल बाइकार्ब है 24, अब मेयर्ड कितना है? 16, इसको करो 16, तो अब क्या आएगी? 20 माइनस 16 4 और 24 माइनस 16 8। अच्छा, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 ये क्या आया? 1/2, तो ये आया 0.5, तो ये आया 1 से कम। तो अब इसका मतलब है कि आपकी डेल्टा रेशो 1 से कम है, तो उसका क्या मतलब है कि कोई बला आके बाइकार्ब खा गई है। आपको क्या है? हाँ, टाइम हो गया। होने वाला है कुछ। अच्छा, अच्छा, तो अब आपको भूलेगा, अब आपको डेल्टा रेशो की इंटरप्रिटेशन भी भूलेगी। मतलब देखो, जितने एनायन आए हैं उतने खाए गए हैं, तो 1 है डेल्टा रेशो, और उसका मतलब है कि अगर वो 1 से छोटी हो गई है तो उसका क्या मतलब है? एग्मा प्लस नेग्मा के मतलब ये नॉन एनायन गैप है ना, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रहा है। ये नेट तो मतलब 1 से छोटी है, जिसका मतलब है कि आपकी चीज आ गई है, कट कर गई है। ठीक है ना, और वो मतलब बाइकार्ब ज्यादा आपका हो गया। ठीक है, और फिर एग्मा में, खाली एग्मा में 1 और एग्मा प्लस नेग्मा में लेस देन 1। ठीक है, इसको फिर हम दोबारा जरा देखेंगे कि जब वो प्लस अल्कलोसिस है उसमें बाइकार्ब का गेन हो रहा होता है, और जब इसको इसमें मैथमेटिकल उसमें करते हो ना तो वो जब से ग्रेटर आता है। ठीक है, ये सालों नहीं, वो दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंटली चल रही हैं। मतलब एग्मा चल रहा है, मतलब हाई एनायन क्या है, एसिडोसिस अपनी जगह चल रहा है, और जो अल्कलोसिस है वो मतलब सुपर इम्पोर्ट है, वो अपनी जगह है। हाँ, Let's start here.